नमस्कार दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और कुछ तथ्य होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला जो है भारत संसाधन और उपयोग। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है वो देखिए 2024 में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया हुआ है, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न आया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 आया है। तो यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि लगभग 10 2023 में 15 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, 2022 में 10 आया है, 2021 में 7 आया है। इस तरह हम देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है, इसलिए हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको हम कराएंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून मनाया जाता है। और देखिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। क्या? जल दिवस। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और भी जानते हैं, अब 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये जिम्बरमैन ने कहा था। किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्बरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अब देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो पहला कहाँ था? तो पहला था कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। कब? 1992 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है। निम्न में कौन और नवीकरणीय संसाधन है? देखिए और नवीकरणीय संसाधन मतलब कि जिन्हें हम पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय है, जल विद्युत भी है, पवन ऊर्जा है। कौन होता है इसमें? जीवाश्म ईंधन जो है और नवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। कब? 1992 में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखिए नवीकरणीय तो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन? सौर ऊर्जा। देखिए कोयला एक बार यूज कीजिएगा तो दोबारा यूज नहीं कर पाइएगा, पेट्रोल का भी वही फंक्शन है और प्राकृतिक गैस का भी वही है। तो अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो पर्यावरण रिलेटेड जो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और देखिए ये जो 1972 में पहला विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन ये पहली बार जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम कब? 1972 ईस्वी में। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक तो देखिए अजैविक जो संसाधन है वो अजैविक संसाधन है नदी। क्या है? नदी जो है वो अजैविक
संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन में देखते हैं तो पहला बोलता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। देखिए सिंपल है, आज तो देख रहे हैं ऐसे भी जनसंख्या, पानी का स्कार्सिटी हो रहा है, तो मेढक हो गया, केकड़ा वगैरह हो गया, ये सब की तो जनसंख्या घट ही रहा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन है। काली मिट्टी उपयुक्त होता है। देखिए काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के लिए। और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगूर मिट्टी कहते हैं, रेगूर मृदा कहते हैं। और काली मिट्टी जो पाया जाता है मुख्यतः वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, कुछ हिस्सा कहाँ मध्य प्रदेश का, और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का, इस सब में काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन देखिए मरुस्थलीय मृदा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पाया जाता है, ये आपको गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ वाला क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा, थोड़ा कुछ हिस्सा में, पंजाब के दक्षिणी हिस्सा में मिल जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है। देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। क्या है? बहुत अत्यधिक सिंचाई। निम्नलिखित में पुरानी जोड़ मृदा कौन है? निम्नलिखित में पुरानी जोड़ मृदा जो है बांगर है, और नई तो अगर पुरानी जोड़ मृदा बांगर है तो नई जोड़ मृदा कौन सी हो जाएगा? तो नई जोड़ मृदा जो हो जाएगा ये खादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए बोलते निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? देखिए मृदा निर्माण यानी मिट्टी बनने का कारक कौन कौन है? इसमें सब है। देखिए जलवायु भी, आपको क्या लगता है जलवायु का योगदान नहीं है? एकदम है। दूसरा वनस्पति का भी है, चट्टान का भी है। अब देखिए अब जो भी बिहार में है वो गंगा नदी के बारे में ऑब्वियसली जानता है, कोई भी नदी है लेकिन गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी का जो मुहाना है, जो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है। वहां क्या पहाड़ वगैरह ही तो है, वहां से जो नदियां बाहर निकलती है भागीरथी तक आती है, तो वहां तक क्या होता है पहाड़ वगैरह वो आपस में टूटते बहुत छोटा पार्ट में बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ भागलपुर सुल्तानगंज आते आते वो पेस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है, और वही क्या है। तो देखिए तो क्या हुआ? मृदा निर्माण, वो तो मृदा निर्माण का ही कारण है, मतलब चट्टान का भी कारण है। जलवायु कैसे? अगर पानी वगैरह रहेगा ही नहीं तो वहां से टूट कर आएगा कैसे? परिवर्तन होगा ही नहीं, वनस्पति पेड़ पौधा नहीं होगा, उसमें मिलेगा नहीं तो मिट्टी उपजाऊ कैसे बन जाएगा? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी देखिए इस ऑप्शन में से काली मिट्टी कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र। अब देखो निम्नलिखित में किसे नवीन जोड़ मृदा कहते हैं? नवीन जोड़ मृदा। तो नवीन जोड़ मृदा क्या हो जाएगा? अभी जस्ट देखे थे बांगर क्या था? बांगर पुरानी जोड़ मृदा था, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये खादर हो जाएगा। नवीन जोड़ मृदा मतलब नई जोड़ मृदा, ये खादर। तो क्या देखिए जोड़ मृदा दो प्रकार का होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर नई जोड़ मृदा होता है और बांगर पुरानी जोड़ मृदा होता है। रेगूर किसे कहते हैं? रेगूर काली मिट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं? रेगूर काली। देखिए भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, देखिए मैदान, भारत में जितना भी भूमि है उसमें से आप जानते हैं तो 43% जो है, 43% जो भूमि है, 43% भूमि, 43% जो भूमि है, ये 43% भूमि कैसा भूमि? ये मैदानी भूमि। और आप जानते हैं ये जो मैदानी भूमि है इसी भूमि में खेती वगैरह किया जाता है, लोग घर बना के रहता है, जो भी कार्य किया जाता है जनरली ये किसमें? मैदानी भूमि में। तो मैदानी भूमि कितना है? 43% है। मैदानी भूमि कितना है? 43%। और देखिए जो 30% है ये पर्वतीय है। क्या है? पर्वतीय है। और आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन सा है? आप पर्वतीय क्षेत्र जैसे बात करेगा तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में लद्दाख आ जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आ जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड आता है, पर्वतीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आता है, पर्वतीय क्षेत्र में सिक्किम आता है, पर्वतीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आता है, और भी छोटे छोटे कुछ हिस्सा है राज्य का जो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो लगभग 30%
पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद देखिए पठार, पठार कितना है, पठार है 27%। और आप जानते हैं कि जो छोटा नागपुर है, मालवा प्लेटूज है, रोहिलखंड है, ये सब जो हिस्सा है ये सब किसके अंतर्गत आता है, पठार के अंतर्गत आता है। और पठार जैसे बोल दे तो ये एमपी में पाया जाता है कि न, मालवा एमपी में, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो रेगुर मिट्टी है कहाँ, पठार ही तो है, वहां पर काली मिट्टी जो का निर्माण हुआ है। तो ये सब क्षेत्र, कुछ हिस्सा कर्नाटक का, कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, ये सब क्या है, पठारीय क्षेत्र है। तो भारत का 27% पठारीय क्षेत्र है, 43% मैदानी क्षेत्र है और 30% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। अब देखिए तो भारत में जो बात की है, देखिए पर्वत और वन क्षेत्र कौन कौन है, बात की तो पर्वतीय क्षेत्र। देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र ये नहीं है, ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र ये जो है ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा में कौन कौन राज्य आता है, आप जानबे करते हैं यूटी बन गया है कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो ही है, साथ में देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ पे उत्तराखंड होगा, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय और वन क्षेत्र। उसके बाद देखो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिक्किम नहीं है, और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। तो ये सब हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद देखिए जलोढ़ मृदा, कौन सा, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा तो देखिए यहीं से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा है ये जलोढ़ मृदा का, तो एक चीज बताइए, ये जो हिस्सा होगा यहाँ पर पंजाब नहीं होगा, यहाँ पर देखिए पंजाब होगा, उसके बाद क्या होगा, हरियाणा होगा, इधर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, बिहार है, बिहार के बाद कौन है, WB है, इधर क्या है, आसाम है कि नहीं, आसाम। तो ये सब क्षेत्र जो है क्या है, जलोढ़ मृदा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हिस्सा है, ये हिस्सा, तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान भी है, कुछ हिस्सा गुजरात का भी है, जहां जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए लाल मृदा, लाल और पीली मृदा। तो लाल पीली आप देखिए झारखंड दिख रहा है, ये झारखंड तो पूरा पूरा दिख रहा है भाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र, ये सब में क्या है, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा ये देखिए यहाँ पर क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना का हिस्सा में भी क्या है, लाल मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी देखिए मुख्यतः काली मिट्टी तो ये सब क्या है, काली मिट्टी का हिस्सा है, ये सब ये है काली मिट्टी का हिस्सा, ये काली मिट्टी का तो हिस्सा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। उसके बाद देखिए इधर क्या, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इधर देखिए कर्नाटका है, कर्नाटका में पाया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से ये देखिए यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इस सब राज्य में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या, काली मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद देखिए आप देखते हैं लेटेराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी क्या है, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, जहां पर अत्यधिक वर्षा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब वर्षा होता है तो ऊपर के छोटे छोटे मिट्टियां होता है वो बह के चल जाती है, ऊपर कंकड़ पत्थर टाइप रहता है और नीचे मिट्टी पाया जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी। अब उसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी के बाद देखते हैं शुष्क मिट्टी, शुष्क। ये देखिए ये पूरा एरिया क्या है, ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा क्या है, ये एरिया पूरा सूखा हुआ है, क्या है, ये एरिया पूरा क्या है, सूखा, ये एरिया सूखा है। यहाँ पर भी देखिए कुछ हिस्सा है। तो ये सब एरिया जो कहलाता है ये शुष्क क्षेत्र कहलाता है। और सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद कुछ हिस्सा गुजरात का कच्छ सौराष्ट्र वाला, उसके बाद पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र वाला, हरियाणा का कुछ हिस्सा, ठीक ना, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सब कौन सा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र। और शुष्क क्षेत्र, सूखा क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है। उसके बाद देखिए, अब देखिए कृषि के योग भूमि जो हमारे भारत में है, कृषि के योग, यानी कि वो जो हम लोग 43% देखे, 43% मैदानी क्षेत्र, उस 43% में से
ठीक है ना। जो कृषि योग्य भूमि है लगभग ये जो 48.83% है, यहाँ पर कृषि किया जाता है। कितना 8 उसके बाद देखिए यहाँ पे जंगल है। ये जो क्षेत्र है यानी कि भारत में जंगलीय क्षेत्र 23.54% है। कितना है 23.54% का, जहाँ पर वन पाया जाता है। और कृषि योग्य भूमि जो है 48.83% है। और ये भूमि अकृषि यानी कि जिसका यूज नहीं किया जा रहा है। और ये बंजर टाइप भूमि है तो 24.80%, यानी कि इसमें राजस्थान वाला भी हिस्सा आ जाएगा, शुष्क वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। क्योंकि जहां भी शुष्क क्षेत्र है वहां पर कोई कुछ तो होता ही नहीं, कोई फसल वगैरह होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद जलोढ़ मृदा कितना पाया जाता है हमारे यहाँ। जलोढ़ मृदा कौन कौन, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, ये सब क्षेत्र में मुख्य रूप से, ऐसे और भी है लेकिन ये सब राज्य में पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा लगभग 44% है। और ये जो काली मृदा है, काली मृदा 18% है। उसके बाद जो लाल मृदा है, लाल पीली मृदा वो 19%। और भी जो जो मृदा है सब आ जाता है 19% में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो देखेंगे हम लोग जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। किसका, जल संसाधन का। देखिए विरहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, विरहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में हम जानते हैं ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में लगभग कितना 71%, 71% क्या है, जल है। 71% जल है। और कितना 29% क्या है, 29% धरती है। धरती मतलब जमीन है। कितना है जमीन, 29%। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बोलता है विरहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जब हम ऊपर से देखते हैं ना तो वो कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है, तो 65%। प्राणी यानी कि हम लोग, मानव लोग, हम लोगों के शरीर में लगभग 65% क्या है, पानी का मात्रा है। अब देखिए एक है गोविंद सागर। क्या है, गोविंद सागर। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है। देखिए गोविंद सागर कृत्रिम सागर जो जलाशय है ये भाखड़ा नांगल बांध से, किससे, भाखड़ा नांगल बांध से। देखिए एक नदी है जो सतलज नदी है। सतलज नदी पर एक बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक ना। और भाखड़ा नांगल बांध के पास ही क्या है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है। और यही कृत्रिम जलाशय से क्या होता है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये पंजाब से होते हुए राजस्थान तक पहुंचती है। इसलिए आजकल जो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है वो राजस्थान के लिए वरदान कहा जाता है। क्यों, ये उस शुष्क क्षेत्र में अब कुछ कुछ खेती होने लगा है इंदिरा गांधी नहर के वजह से। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। कहां पर, महानदी। और आप जानवे करते हैं जो महानदी निकलती है वो अमरकंटक के आसपास से, उसी से वहीं से निकलती है। और अमरकंटक के उत्तर से स्वर्ण नदी निकलती है जो कि गंगा नदी में जाके बिहार के आसपास मिल जाती है, फतुहा के पास, ठीक है। और वहीं से, वही अमरकंटक के पहाड़ियों से ही नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और यह कहाँ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये यूपी में। याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है और ये यूपी में है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। देखिए बिहार में जल का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे खेती करने में लोग मोटर वगैरह चला देता है, पानी बहते रहता है, चलते रहता है तो वेस्ट होता है। तो और हम लोग भी नहाने में चला दिया है, कुछ भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का यूज हो रहा है। तो यानी कि इसमें आर्सेनिक का मात्रा क्या हो रहा है,
बढ़ता जा रहा है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? देश में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होता है। कहाँ होता है? मासिनराम में। और मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। और ये मासिनराम चेरापूंजी ये दोनों आसपास है। पहले देखिए चेरापूंजी हुआ करता था, मासिनपुर, कहीं कहीं पर चेरापूंजी भी मिलता है। देश के बांधों किसने भारत का मंदिर कहा है? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। हाँ, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ना, दामोदर घाटी परियोजना जो है, तो उसी में इन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर। ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में स्थित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपको बता भी की थी, नर्मदा घाटी निकलती है अमरकंटक से, और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश के आसपास है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में। अधिकतर भाग मध्य प्रदेश का ही है, कुछ भाग महाराष्ट्र का है, फिर गुजरात है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, ठीक है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बता चुके हैं पहले, कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो वो 1987 में, सितंबर 1987 में किया गया था। ठीक है ना, सितंबर 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? देखिए आजकल क्या हो रहा है, पानी का दोहन अत्यधिक हो रहा है, चाहे हर चीज के लिए, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी बैठ रही है, शहरों में इतना ज्यादा यूज हो रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है, तो पानी का यूज उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर उसको जल स्तर गिर रहा है, तो जल स्तर गिर रहा है, तो अगर उसको रोकने के लिए कोई योजना तो चलाया जा रहा है। तो देखिए पहला वर्षा जल संग्रहण योजना चलाई जा रही है, दूसरा वाटर शेड मैनेजमेंट चलाया जा रहा है, तीसरा ड्रिप सिंचाई चलाया जा रहा है। यानी कि इनमें से सभी योजनाएं भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना वो है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक नदी भी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो जानवे करते हैं, सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो जगह है वो सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा का नाम सुन रखे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा ही है जो मैंग्रोव सबसे अधिक पाया जाता है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना, तो शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? जस्ट देखिए, अगर हम बोले थे क्या, सतलज नदी, भाखड़ा नांगल बांध, उसके नीचे पंथ से जो जलाशय है, जलाशय से इंदिरा गांधी नहर निकला, और वो कहाँ? राजस्थान में। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हम बताए थे दामोदर घाटी, तो दामोदर घाटी जो परियोजना है वो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब जो बांध है, नदियां हैं, राज्यों की सीमा, देखिए ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है ये मानसरोवर है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है, देखिए सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से ये जो सिंधु नदी निकली, तो सिंधु नदी लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। और ये जो सिंधु नदी है इसका भी 2500 किलोमीटर लगभग रेंज है। जिस तरह गंगा नदी का दूरी क्या है, कितना गंगा नदी कितना दूरी है, तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का। उसी तरह 2500 के आसपास किसका है? सिंधु नदी का भी है। अब देखिए, फिर देखिए झेलम नदी है, चेनाब रिवर है, रावी है, देखिए रावी है, और ये सतलज है। तो सतलज भी देखिए आप, सतलज भी कहां से निकल रहा है? मानसरोवर से ही निकल रहा है। और आपको दिख रहा है क्या, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर भाखड़ा नांगल डैम है, और यही डैम के नीचे ही गोविंद बल्लभ पंत जलाशय होगा, और वहां से क्या निकलता है? इंदिरा गांधी नहर। और देखिए यहां से अगर इंदिरा गांधी नहर निकलेगा तो ये पंजाब और
राजस्थान के हिस्से को क्या करती है, कवर करती है। अब देखिए एक बांध है टिहरी बांध, देखिए यहाँ पे दिख रहा है टिहरी बांध। ये जो टिहरी बांध है, ये टिहरी बांध जो है, ये टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और यहीं से गंगा नदी का मिल जाता है आगे चल के, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और देखिए ये गंगा नदी का जो है, गंगा नदी इधर का सबसे मुख्य नदियों जो है, मुख्य नदियों में से सबसे मुख्य नदी कौन नदी है, गंगा नदी है। गंगा नदी का रेंज दूरी कितना है, 2525 किलोमीटर। अब देखिए गंगा नदी, देखिए आप इधर से उत्तर से, गंगा नदी के उत्तर से गंडक मिल रही है, देखिए इधर से शारदा नदी, घाघरा नदी, सब मिलती है नदी, और सब कहाँ, गंगा नदी में मिल जाती है। आपको क्या बताते, ये देखिए अमरकंटक, तो यहाँ से क्या सोन नदी में जाके मिल गया। अब देखिए एक बांध है तिलैया, देखिए यहाँ पे दामोदर है, दामोदर। तो अब देखिए इधर, और देखिए ये सरदार सरोवर डैम है, ये यहाँ देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ये देखिए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर डैम है। अब देखिए नीचे है ताप्ती नदी नीचे, ठीक है। उसके नीचे देखिए गोदावरी जो महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से निकलती है गोदावरी नदी। उसके बाद देखिए नीचे देखिए कोयना नदी है, कृष्णा नदी है, ये दोनों नागार्जुन डैम सागर जो है वो कृष्णा नदी के पास है, ठीक है। देखिए ये भी यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा कर्नाटका में। उसके बाद देखिए घाट प्रवाह है, देखिए एक कावेरी नदी, ये देखिए पेरियार एक ऐसा नदी है जो अरेबियन सागर में जाके गिरता है, कहाँ, ये उल्टा इधर अरेबियन सागर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस आज यहीं तक।